तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त डॉक्टर फैंटास्टिक, परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम इंदपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आप अपने बायोलॉजिकल मार्क्स कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इतने दिनों तक पता चल ही गया होगा कि नीट का जो मार्क्स है वो पूरा पूरी डिपेंड करते हैं बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी आपको सिलेक्शन देगा और आपको रैंकिंग कौन देगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि एनालिसिस क्या बोलता है, आपका प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या बोलता है, आपका एग्ज़ाम बॉडी क्या बोलता है, आपका एग्ज़ाम क्या बोलता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड फॉलो होता है कि बोटानी और जूलॉजी में बोटानी थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज में रहता है, क्योंकि बोटानी के चैप्टर्स थोड़े से हार्ड होते हैं लेकिन जूलॉजी के कंपैरेटिवली आसान। तो और सेम वे आप अगर कंपैरिजन करोगे तो क्लास 12th का बायोलॉजी थोड़ा सा ईजियर साइड में रहेगा और 11th का थोड़ा सा हार्ड। लेकिन क्लास 12th का बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आप पकड़ लो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लास्ट 4 ईयर सात सात क्वेश्चंस एवरेज आ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से। वैसे भी बहुत चैप्टर्स बहुत बड़े हैं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है इन लोगों का, इन चैप्टर्स का। तो और उसके अलावा होता है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। और फिर होता है कि थोड़ा सा छोटा छोटा चैप्टर्स लाइक मतलब माइक्रोब्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब चैप्टर्स आपका लो हैंगिंग फ्रूट्स है, इसको तो आपको लेना ही है। थोड़ा सा पढ़ो और 1 मार्क्स 2 मार्क्स सॉरी, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको आसानी से मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि एनालिसिस किस तरीके से हो रहा है? ठीक है, आप देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले क्या होता है कि मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ये है कि 2022 22 23 24 और 25 साल में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से चैप्टर आपको पहले पढ़ना होगा। ठीक है, पढ़ना आपको सभी है, लेकिन आप अगर प्रायोरिटाइज कर लेंगे, आपका ज़्यादा काम आपने जल्दी कर लिया, आपके 300 मार्क्स आपने सिक्योर कर लिया, उसके बाद आपका 360 तक जाने का रास्ता और भी आसान होने वाला है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पहले आप ये इंश्योर करेंगे कि आपका 300 मार्क्स आराम से आ जाए। तो इसके लिए आपको प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा। जी, प्रायोरिटाइजेशन, आप सही सुन रहे हैं, प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा, वो भी बायोलॉजी में। आप समझ रहे हैं, बायोलॉजी प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा बायोलॉजी में। आपको बहुत छोटा सा चैप्टर मिलता है, आपको छोटा सा बुक मिलता है एक, क्या? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन आपको एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे आप, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बाद में मतलब इसी वीडियो के बाद में। तो आप पहले आप ये समझिए कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, 11th का 12th का कैसा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि किस चैप्टर का वेस्टेज ज़्यादा है, किसका कम है। तो हमने हमने हमारे टीम ने एनालिसिस करके निकाला है आपका जो क्वेश्चंस है कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर लास्ट 5 साल का क्वेश्चंस भी उठा के देख ले, जैसे कि 2019 से मैं 25 की बात करूँ, यहाँ पे 13 से 14 क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे आपको, या फिर 12 भी पकड़ सकते हैं। तो 12 × 90 ऑलमोस्ट समझ लीजिए 2000 क्वेश्चंस, जिसमें से 1000 तो डुप्लीकेट ही होंगे। मतलब सेम क्वेश्चंस बार बार अलग फॉर्मेट में रिपीट हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहले एट लीस्ट पीआईक्यू कर लेना है, उसके बाद आपको जाना है वेटेज वाले टॉपिक्स पे। तो आपका वो वेटेज वाला टॉपिक क्या क्या एनालिसिस है, अभी आपके सामने पेश किया जाएगा। तो यहाँ पे आप एनालिसिस देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्लास 11 का सारा चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है और कौन से ईयर में कितना सारा क्वेश्चंस आया है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो चार्ट है इससे हमने एनालिसिस करके निकाला है कि बस आपके लिए निकाला ये कि कौन सा चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, कौन सा चैप्टर का प्रायोरिटी ज़्यादा है, कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है। तो जो नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आएगा, सॉरी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें आपका कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेगा आपको, ये हम इंश्योर करके देंगे, ठीक है। तो चलो सुनो फिर। बायोमोलिक्यूल्स, एनिमल किंगडम, सेल साइकिल, morphology of flowering plants, and the last one and the best one, structural organization of animals। यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर से 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सेल साइकिल, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स,
स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनमें आपको चार क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें। ठीक है, आप देखिए स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्यों बेस्ड है। यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी है पहले, उसके बाद कॉकरोच और फ्रॉग, बस यही इतना सा करना है आपको। आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप समझ रहे हैं, 3 क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा, 4 भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ऊपर का जो मैंने बोला क्या क्या, मॉर्फोलॉजी, एनिमल किंगडम, सेल साइकिल या बायोमोलिक्यूल्स, इसमें आपको 4 मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हम आ चुके हैं क्लास 12 के एनालिसिस में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चैप्टर्स का नाम लिखा है, ये सब क्लास 12 के चैप्टर्स के, आपको पता ही होगा। और इधर लिखा हुआ है ईयर्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कौन सी ईयर में कितना क्वेश्चन आया है कौन से चैप्टर से। ठीक है, तो ये जो चैप्टर का जो चार्ट है इससे हमने एनालिसिस किया। एनालिसिस करके क्या पता चला हमको पता चला कि यहाँ पे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज चैप्टर है, ज़्यादा वेटेज है सबसे इसका। आपको ये सबसे पहले करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये करना ही करना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप ये ज़रूर कीजिए। ठीक है, अच्छा, और कौन से चैप्टर्स में वेटेज ज़्यादा है, और कौन से चैप्टर में वेटेज ज़्यादा है, आपको पता ही होगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें वेटेज ज़्यादा है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें वेटेज ज़्यादा है। और किस में ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में वेटेज ज़्यादा है। इसमें वेटेज ज़्यादा नहीं है लेकिन मार्क्स का क्वेश्चंस तो कम आता है, लेकिन इसमें क्या होता है आपको कम पढ़ना पड़ता है। लो हैंगिंग फ्रूट्स आपको कम पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपको आउटपुट क्या होता है ज़्यादा आता है कि यहाँ से परफेक्टली 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। और क्या कि इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है इसमें, इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको पहले से बता दिया मैंने क्या क्या है। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें 7 क्वेश्चन आएंगे। बायोटेक्नोलॉजी, उसमें 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें 4 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, 5 भी आ सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज विथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप ले लीजिए, 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। आपको सबसे पहले ये सब खत्म करना होगा। 11th में जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, 12th में जो जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स है, वो सबसे पहले आपको ख़त्म करना होगा। आपको दिख रहा है कि 12th का वेटेज ज़्यादा है, यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं एक चैप्टर से, उधर 4 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। आप सबसे पहले 12th कीजिए, आपका 12th स्ट्रांग होगा। आप 12th कीजिए, 12th का जो मार्क्स है उसको आप सिक्योर कीजिए, 300 मार्क्स सिक्योर कीजिए, 320 मार्क्स सिक्योर कीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे। आपको पहले ही बोला था कि MCQ के बारे में लास्ट में बात करेंगे हम। MCQ आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको MCQ के लिए अलग अलग किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कैसे करेंगे MCQ सॉल्विंग, आपको चाहिए प्रीवियस ईयर का पेपर्स। आपको प्रीवियस ईयर का पेपर्स लेना है 2019 से या फिर 2020 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, अप्रॉक्स 2000, सब कुछ, सब आपको रट्टाफिकेशन होना चाहिए, सब का आपका रट्टाफिकेशन होना चाहिए। आपको सारा क्वेश्चन याद होना चाहिए, सारा आंसर याद होना चाहिए। सिर्फ आंसर नहीं, सब क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट, विथ इट्स पेरिफेरल कॉन्सेप्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ इट्स पेरिफेरल कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप ये कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, अगर ये हो गया तो क्या कीजिए, हाई वेटेज टॉपिक्स पढ़िए, हाई वेटेज टॉपिक्स पढ़िए। उसके बाद 2019 हो गया, आप 2018 में जाएंगे नहीं, आप NCERT और अच्छे से थॉरोली कीजिए, और कीजिए और कीजिए। बाहर से मत कीजिए MCQ, वहाँ पे क्या होता है एक्सटर्नल क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक्सटर्नल क्वेश्चन मतलब NCERT के बाहर से क्वेश्चन आ जाता है जो आपके लिए इररेलीवेंट है। अगर आपको फिर से MCQ सॉल्व करना ही है, आपको रहा नहीं जा रहा, नहीं सर मुझे MCQ सॉल्व करना है, नहीं भैया मुझे MCQ सॉल्व करना है, आप 2018 का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 2017 का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लेकिन कृपया करके बाहर का क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए, मत सॉल्व कीजिए, मत सॉल्व कीजिए। अच्छा, बस यही कर लो हो जाएगा? नहीं, आपको मॉक टेस्ट भी तो देना है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, डेली आपका 90 क्वेश्चन जा रहा है बायोलॉजी में, डेली नहीं तो कम से कम 2 दिन में एक बार दे रहे हैं, 3 दिन में एक बार दे रहे हैं, रेगुलर तो दे रहे हैं ना। आपको मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मिलेगा, 90 क्वेश्चन मिलेगा, आप उसका एनालिसिस कीजिए, जो भी NCERT के अंदर है उसका एनालिसिस कीजिए, बस इसे ज़्यादा मत कीजिए।
MCQ चैप्टर वाइज चैप्टर ख़त्म किया, PYQ देख लिया, उससे ज़्यादा MCQ मत कीजिए। ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट के टाइम पे आप ध्यान रखिए कि आपसे सिली मिस्टेक ना हो, एग्ज़ाम में आपसे सिली मिस्टेक ना हो। करेक्ट, इनकरेक्ट, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सेप्ट, नॉट, इन सब पे अंडरलाइन कीजिए, देखते ही अंडरलाइन कीजिए ताकि आपसे सिली मिस्टेक कम हो। और मॉक टेस्ट देते रहिए। आपको 320 मार्क्स प्लस 330 मार्क्स प्लस लाना है, ठीक है। आपका सिलेक्शन उससे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और आपको लगता है अगर आपको बहुत चिंता हो रहा है, आपसे पढ़ाई नहीं हो रहा है, आप सो जाइए, सुबह उठिए, फ्रेश होके पढ़िए, ठीक है। जो हो रहा है आपके साथ अच्छा ही हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ बुरा हुआ है, वो एक अच्छाई का बुरा शुरुआत है बस। आपके साथ इससे भी अच्छी चीज़ होने वाला है। सो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, कीप पॉजिटिविटी। ओके, थैंक यू।